हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ा ना इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की चल रही है। तो इन्वायरमेंट की एक लेसन आ चुकी है, ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ टॉपिक के साथ जो कि है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। देखिए, इस तरीके के इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी इंडेक्स को अगर आप रीड कर रहे हो तो इसमें 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जा रही है, एंड सेकेंड कि इस इंडेक्स में इंडिया का क्या पोजीशन है। अगर इंडिया में है तो ये चीज़ आपको पता करना है कि इंडिया में किस स्टेट ने टॉप रैंक हासिल की। थर्ड पॉइंट है कि इसका क्या कंडीशन, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है। ओके, तो ये 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। अब ये जैसे आपको इसे हम लोग सेकी कहते हैं, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, और वैसे भी आपको पता है कि नीति आयोग हमारे देश की थिंक टैंक है। इनके द्वारा हर एक सेक्टर में कोई ना कोई रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो इट्स बेटर टू इंक्लूड ईच एंड एवरी रिपोर्ट इन योर आंसर राइटिंग। सो दिस इज़ राउंड फर्स्ट। ओके, ये फर्स्ट इंडेक्स है जिसका एम है कि जो भी एफर्ट्स यहाँ पे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा क्लाइमेट सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में जो भी यहाँ पे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं उसको ट्रैक करना। तो देख लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स है सेकी में और इसका कितना वेटेज है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो 40% है, और एनर्जी आप देख सकते हो कि डिस्कॉम कंपनी से रिलेटेड है। तो डिस्कॉम की परफॉर्मेंस को यहाँ पे 40% तक वेटेज दिया जाता है। इसके बाद आप देखो कि एक्सेस अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी है। देन कितनी क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव हमारे देश में ली जा रही है, एंड देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। फिर कुछ न्यू स्कीम्स आती है तो उसमें 12% वेटेज है, और लास्ट में यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी की बात होती है। फाइन, अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्वियस है कि इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में जितनी भी स्टेट है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, उनको रैंक करना है। उनको रैंक करना है इस हिसाब से कि देखना है कि कौन सी राज्य जो है वो बेटर एनर्जी एक्सेस में इंप्रूव की है, उन किनके यहाँ एनर्जी कंजप्शंस बेटर तरीके से हो रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी और सेफ गार्डिंग इन्वायरमेंट है। साथ ही यहाँ पे कुछ एजेंडा भी लाया जाएगा जिसमें ये देखा जाएगा कि अफोर्डेबल, एसेसिबल, एफिशिएंट और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो स्टेट लेवल पे कितना हो पा रहा है और किस राज्यों के द्वारा ये काम किया जा रहा है। पैरामीटर की बात करें तो टोटल पैरामीटर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 है, इसमें 27 इंडिकेटर्स है। तो 6 है जिसमें कि हमने अभी देखा वेटेज के साथ, जो कि है डिस्कॉम परफॉर्मेंस, एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और साथ ही न्यू इनिशिएटिव है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स अगर हम लोग देखें तो फॉर बेटर कंपैरिजन में जो स्टेट है उनको क्लासीफाई किया गया है उनके साइज़ और जोग्राफिकल डिफरेंस में। कुछ राज्य आप देखते हो कि बड़े स्टेट होते हैं, लार्जर स्टेट होते हैं, कुछ स्मॉलर स्टेट होते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इन सबको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन किया गया है स्टेट्स और यूटीज़ का, वो सेकी राउंड 1 के स्कोर के आउटकम्स में होगा। और यहाँ पे आपका कैटेगराइज किया गया जैसे कि फ्रंट रनर कौन है, अचीवर कौन है, एस्पिरेंट्स कौन है। तो अदर जो नीति आयोग के जो भी आपको और भी इंडेक्स देखने को मिलेगा ना, उन सब का जो जिस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है वो सेम यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है। अब परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट जो है ये कहा जा रहा है कि एवरेज से ज़्यादा यहाँ पे हायर स्कोर कर रहे हैं, जो कि बेटर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए तो टॉप स्कोरर में यहाँ पे चंडीगढ़ है और लोएस्ट में लद्दाख है, लक्षद्वीप है। टॉप 3 परफॉर्मर अगर हम लोग देखें तो लार्जर स्टेट में गुजरात, केरल, पंजाब है, और स्मॉलर स्टेट में यहाँ पे गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर है। यूनियन टेरिटरीज़ में यहाँ पे चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, नागर एंड हवेली है। तो ये सबको याद करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसको याद नहीं करना है। बस एक शर्त है कि अगर आप लोग इस राज्यों से बिलोंग कर रहे हो तो फिर आप लोग को याद करना होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि इस तरीके के जो यहाँ पे रिपोर्ट लाई जा रही है, इससे क्या होगा ना कि बेटर हो पाता है। कोई भी इंडेक्स होता है जिसमें कि आप देखो कि एनुअल बेसिस पे अगर उसमें इस तरीके से एनालाइज़ किया जाता है कि हर एक राज्य किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस हो रही है, और ये चीज़ें अगर निकल कर आ जाती है तो क्या होता है कि एक कंपटीशन जो है मार्केट में इंक्रीज़ हो जाती है, और राज्यों के अंदर होता है कि उनको परफॉर्मेंस अच्छी देनी है। साथ ही आप देखो कि सेकी में क्या है कि हमारे इंडिया को काफ़ी हेल्प हो पाएगा कि नेट ज़ीरो इमिशन तक हम लोग जो कहे हैं कि हमारी जो यहाँ पे प्लेज है कि 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो इमिशन करेंगे, तो वो चीज़ों तक हम लोग पहुँच पाएंगे। और ये जो नेट ज़ीरो कहने का मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहे हैं कि 2070 तक हम लोग यहाँ पे नेट ज़ीरो तक अचीव करेंगे। तो वो जो इस बार COP मीटिंग 26 हुई थी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का ग्लासगो में, तो उस समय ये कहा गया था। फाइन, अब देख लेते हैं कुछ और बातें जो कि यहाँ पे बॉक्स में कहा जा रहा है। ये क्लासीफाई किया गया है, जैसे लार्जर स्टेट में आप देखो कितने स्टेट है, तो टोटल 20 है। स्मॉलर में यहाँ पे 8 है और यूनियन टेरिटरीज़ में 8 है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि 8 यूनियन टेरिटरीज़ बचे। तो कौन कौन है? दमन एंड दीव, दादर एंड यहाँ पे नागर हवेली, साथ ही चंडीगढ़ है, दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, पौंडीचेरी है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। फाइन,
अब यहाँ पे जो कैटेगरी है फ्रंट रनर है, तो इसमें कहा गया है कि अगर 46 से ज़्यादा स्कोर है, यहाँ पे मिडिल 1/3 यानी कि अचीवर है, तो इनका स्कोर 36 से 46 के बीच में होना चाहिए। एस्पिरेंट है, कहने का मतलब है कि स्कोर 36 से कम है, ठीक है। अदर एनर्जी इंडेक्सेस आप देख सकते हो कि यहाँ पे और भी एनर्जी इंडेक्स है। तो वर्ल्ड के बेसिस में देखें तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रिलेमा इंडेक्स है, जो कि पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। साथ ही इंडिया का रैंक कितना है, तो ये 127 के में आप देखो 75th रैंक में हम लोग हैं। एनर्जी जो ट्रांजिशन इंडेक्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो रैंक है वो आउट ऑफ 115 कंट्री में हमारी यहाँ पे 87 रैंक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है, ये हमारे अर्नस्ट और यंग के द्वारा इसको पब्लिश की जाती है, एंड इसमें हमारा रैंक 3 है आउट ऑफ 4। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये जर्मन वॉच के द्वारा इसको पब्लिश की जाती है, और इसमें हमारी रैंक काफ़ी बेटर होती है। 63 कंट्रीज़ में हमारी यहाँ पे रैंक 10 है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट। तो सैंड मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सैंड और सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल कर आया है, जिसमें कि 10 स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस दी गई है, और ये रिपोर्ट यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ की गई है। तो इस रिपोर्ट का एम है कि सबसे पहले तो अवेयरनेस बढ़ाना, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो सैंड का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी यूज़ और इसका जो इम्पैक्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। साथ ही एक पॉलिसी मेकर्स को ये कहना है कि बेटर तरीके से पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें, एक्सप्लोर करें। साथ ही कॉमन गोल यहाँ पे होनी चाहिए सारे सेक्टर्स में, जिससे कि जो रिस्पॉन्सिबल सैंड गवर्नेंस है वो बेटर तरीके से हो सके। साथ ही सोल्यूशन भी प्रपोज करना है, जिससे कि हम लोग कुछ यहाँ पे रास्ता या पाथवेज हम लोग फाइंड आउट कर सके, जिससे कि सैंड का जो यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल कहने का मतलब है कि आज के डेट में आप देखो जिस तरीके से सैंड का यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है, सैंड का यूज़ हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से आज के डेट में यूज़ हो रही है, आगे आने वाले जनरेशन को सैंड की जो कमी है वो देखने को मिलेगा। तो सैंड की कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही इसका एक्सप्लॉयटेशन होनी चाहिए। एक सही तरीके से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, इसलिए मोर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ सैंड के लिए यहाँ पे कुछ पॉलिसी लानी चाहिए। इस रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि जो सैंड है, ग्रेवल, क्रस्ट, स्टोन और एग्रीगेट्स है, यानी कि सैंड रिसोर्सेज है, ये सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज है पूरे वर्ल्ड वाइड। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, वो वाटर है, उसके बाद सैंड है। तो जो सैंड रिसोर्सेज का यूज़ है और इनका जो यूज़ हम लोग देख चुके हैं, ये लास्ट 2 डिकेड में यानी कि 20 ईयर्स में ये ट्रिपल हो चुका है, इनका 3 गुना ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल बढ़ चुका है। करंट एक्सट्रैक्शन अगर हम लोग देखें तो ये रेप्लिनिशमेंट रेट से भी बढ़ चुका है, जिस हिसाब से सैंड का मतलब कि सैंड की जितनी अवेलेबिलिटी है उससे ज़्यादा हम लोग इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सैंड एक मटेरियल है जिसमें कि अगर हम लोग देखें तो इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक वैल्यू जो है ये होती है। साथ ही ये सेंट्रल है कि हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकें। टोटल आप लोग देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, जो कि यहाँ पे रखा गया कि 2030 तक हमें ये 17 गोल को अचीव करना है। तो ऐसा कहा जाता है कि सैंड एक बेसिक है, ऑब्वियस है, क्योंकि सैंड है तो उसमें आप लोग जो है देख सकते हो कि सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लाइफ ऑन अर्थ है, लाइफ बिलो वाटर है, तो ये एक सैंड है जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मटेरियल जो कि हर एक जगह यूज़ होती है। रिकमेंडेशन क्या दिया जा रहा है इस रिपोर्ट के द्वारा, ये कहा गया है कि कैसे जो सैंड रिसोर्सेज है इसको गवर्न किया जाना चाहिए और मैनेज किया जाना चाहिए इन ए रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड जस्ट मैनर के तरीके से। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करना कि सैंड एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है जिसमें कि जितने भी क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विस है ना वो डिलीवर होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो सैंड की क्या वैल्यू है उसको समझना ज़रूरी है। साथ ही जिस तरीके से सैंड का जो है यहाँ पे डिमांड बढ़ते जा रहा है इसको समझना ज़रूरी है। और एक स्ट्रैटेजिक रोल है सैंड का, जो कि हम लोग क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो इसे भी समझना ज़रूरी है। साथ ही हमें प्लेस बेस्ड जो पर्सपेक्टिव है जस्ट सैंड ट्रांजिशन का, तो इसमें भी हम लोग को देखना होगा कि एक अच्छा खासा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जिस तरीके से वर्कर्स की राइट यहाँ पे डिट्रॉइट हो रही है, हार्डशिप और जो यहाँ पे पोवर्टी इंक्रीज़ हो रहा है, पोवर्टी वगैरह बढ़ती जा रही है, तो इसको यहाँ पे रोकना है। साथ ही एक अच्छा खासा सोल्यूशन लेकर आना है, डिसीजन मेकिंग करना है, जिससे कि जो भी यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल लेवल हो यहाँ पे गवर्निंग बॉडी का, जो भी यहाँ पे रेजोल्यूशन लेकर आए सैंड को लेकर, तो ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। साथ ही एक पैराडिग्म में अगर हम लोग शिफ्ट देखें तो ये भी है कि रीजनरेटिव हमें इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हम लोग उसका यूज़ करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको रीजनरेट करने के बारे में नहीं सोच रहे, तो ये गलत है।
सर्कुलर फ्यूचर होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि हम लोग सर्कुलर इकॉनमी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रीयूज़ होना चाहिए और रीयूज़ के बाद फिर से हम लोग जो है उसको यूज़ करें। तो इस तरीके की यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है। जो कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस है रीजनरेटेड रिसोर्स में, तो इसको बूस्ट करना है। इट मीन्स कि आपको दिमाग में ये चीज़ें डालनी है कि जो भी चीज़ें आप यूज़ करो इस तरीके से यूज़ करो कि आगे चल के ये फिर आपको अवेलेबल हो। साथ ही प्रोफेशनल एजुकेशन ये आपको लेकर आना है। इट मीन्स कि ऐसी यहाँ पे एक पढ़ाई करनी है, लोगों को शिक्षा देना, अवेयर करना है कि कैसे आप रीजनरेट कर सकते हैं। डाइवर्सिटी जो है वो बिल्डिंग मटेरियल का मेथड में, बिजनेस मॉडल में, तो इन सारी जगहों पे इसको इम्प्रेस करना है। साथ ही इंसेंटिव्स वगैरह भी देने की ज़रूरत है जो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, और वो भी सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ में। तो अगर सस्टेनेबल तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो, तो उसको इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है, जिससे क्या हो पाएगा कि एक तरीके का हमारे इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और एक पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे एक लिंक भी आपका बनते जाएगा, जिससे कि अदर सेक्टर्स को भी लगे कि हाँ एक सस्टेनेबल तरीके से सैंड का यूज़ करते हैं, जिससे उनको इंसेंटिव्स भी मिलेगा, यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट भी होगी। ठीक है। सोर्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय एक्टिवली और कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रोक्योर करने के लिए कहा गया है कि सैंड को जो प्रोक्योर किया जाता है वो एथिकल मैनर में होना चाहिए, सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए और सोशली कंसाइज वे में होनी चाहिए। अदर मेजर्स अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो स्ट्रैटेजिक और इंटीग्रेटेड पॉलिसी है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क वगैरह अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो हॉरिजेंटली हो, वर्टिकली हो। ठीक है। साथ ही हमें क्या करना है कि यहाँ पे ओनरशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, और सैंड रिसोर्सेज को एक्सेस करनी है, वो भी कैसे, तो मिनरल राइट्स और कंसेंटिंग के थ्रू। साथ ही मैप, मॉनिटर और जो रिपोर्ट सैंड रिसोर्सेज है ये करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग डिसीजन मेकिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से ले सके, साइंस बेस्ड ले और डेटा ड्रिवन ले। साथ ही हमें बेस्ट प्रैक्टिस और जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, और जो हमारी इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करने के बारे में सोचना है, और जो रिमेनिंग लॉस हो रहा है उसको कंपेंसेट करना है बाय एडवांसिंग नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदर मेजर्स ली जा रही है इस फील्ड में। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि अल्टरनेटिव सैंड और मैन्युफैक्चर्ड जो सैंड है इसके बारे में, तो को एंड बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस की बात करें तो ये एक्चुअली यहाँ पे देखो तो सेकेंडरी मटेरियल्स का ग्रुप है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और जो अनदर मटेरियल है उसके सिंथेसिस से यहाँ पे निकल कर आए, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो भी सैंड है आज की डेट में उसको रिप्लेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखो कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज़ होता है, वेस्ट फाउंड्री सैंड है, कोल बॉटम ऐश है, सीमेंट किल्न डस्ट है, वुड ऐश है, तो ये सब है ऐसे। और ओ सैंड की बात करूँ तो ये एक तरीके का प्रोसेस सैंड सोर्स है, और को प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट है किसी मिनरल ओर्स का। फाइन। क्रस्ट रॉक सैंड की बात करें तो इसको सैंड जो है उसको मतलब कि ये आपका निकाला जाता है किससे, तो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसको क्रश करके। ठीक है। साथ ही अगर देखें तो रिसाइकल्ड फाइन एग्रीगेटर है, यानी कि ये आपका जो है रीप्रोसेसिंग किया जाता है। जितने मिनरल वेस्ट मटेरियल है ना, तो लार्जेस्ट सोर्स है जो कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट से निकलता है। जब आप देखते हो किसी बिल्डिंग को तोड़ा जाता है तो तोड़ने के बाद जो यहाँ पे वेस्ट निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, उसको भी फिर से क्रश करके जो सैंड बनाया जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिसाइकल्ड फाइन एग्रीगेट कहते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है जिसको हम लोग को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि क्या हो पाएगा कि सैंड की अवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ पाएगी। अगर अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन जो इस तरीके का सैंड का यूज़ हो रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट है, तो तीनों तरीके से इम्पैक्ट देखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज में हो रहा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कोस्टल और जो रिवर इरोजन है ये देखने को मिलता है। श्रिंकिंग डेल्टास, जो डेल्टा है वो यहाँ पे और श्रिंक होते जा रहा है। सेलेनाइजेशन हो रहे हैं कोस्टल एक्वाफायर्स के, और जो यहाँ पे फ्रेश वाटर और मैरीन फिशेज़ है, बायोडाइवर्सिटी है, उनको कहीं ना कहीं थ्रेट है। एयर पॉल्यूशन वगैरह है, और जो ग्राउंड वाटर है वो लोअर होते जा रहा है, और जो रिवर वाटर टेबल है वो भी लोअर होते जा रही है। वही अगर हम लोग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो हेल्थ और सेफ्टी रिस्क भी है माइनर्स के लिए। ठीक है। वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है। सॉइल जो है आज के डेट में इनफर्टाइल होते जा रहे हैं, और इनसिक्योरिटी जो है, फूड इनसिक्योरिटी वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सॉल्ट वाटर इंट्रूशन हो रहा है। रिच जो सेडिमेंट्स है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। साथ ही जो रेजिलियंस है क्लाइमेट चेंज में ये कम होते जा रहे हैं, और सैंड एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है हमारे फेस सी लेवल में, जो कि आज के डेट में आप देखो कि सी लेवल राइज होते जा रहा है। साथ ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इलीगल जो सैंड माइनिंग वगैरह है ये बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। अगर कंट्रीब्यूशन देखें क्लाइमेट चेंज में ये हमारे सैंड एक्सट्रैक्शन कैसे कंट्रीब्यूट करे, तो जो यहाँ पे मैरीन सैंड का एक्सट्रैक्शन होता है इससे ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है। साथ ही आप देखो कि जो ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है यहाँ पे सैंड का, तो उससे भी यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं, रिड्यूस होता है कार्बन सिंक, क्योंकि यहाँ पे मैरीन प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रक्ट होते हैं।
हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। सबसे पहले यहाँ पे मैं वही टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे स्कोप ऑफ अथॉरिटी अंडर डैम सेफ्टी एक्ट 2021। एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे सेंटर से पूछा गया है कि कुछ प्लान स्पेसिफाई कीजिए जिससे कि जो फंक्शंस है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का और अदर बॉडीज़ का, जो भी डैम सेफ्टी एक्ट 2021 है इसके तहत जो यहाँ पे बॉडी है यानी कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और जो अदर बॉडीज़ है, इनका क्या यहाँ पे काम है, फंक्शन क्या है, उसको उसके अकॉर्डिंग एक प्लान कीजिए। ड्यूरिंग द ईयर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 का, ये आप लोग देखो कि जो पेरेनियल लीगल बैटल है इसको यहाँ पे कम किया गया है, यानी कि ये ख़त्म है पेरेनियल का। जैसे कि लगातार आप देखो चल रहा था तमिलनाडु और केरल के बीच में जो मुल्ला पेरियार डैम है, इसको लेकर जो इन दोनों स्टेट के बीच में जो टसल चल रहा था, ये यहाँ पे कम हो पाया, ख़त्म हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इस एक्ट के बारे में, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जिसमें कि आप देखो कि डैम, जितने भी डैम है उनकी सर्विलांस की जाती है, इंस्पेक्शन किया जाता है, ऑपरेशन में डैम है या नहीं ये सारी चीज़ें देखी जाती है, डैम का मेंटेनेंस किया जाता है जिससे कि कोई भी तरीके का अगर डिजास्टर हो तो उसमें डैम को प्रिवेंट किया जा सके। और इस कानून के द्वारा यहाँ पे आप देखो कहा गया कि 2 स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ को सेटअप किया जाएगा जो भी यहाँ पे देखेंगे कि क्या पॉलिसीज़ लेकर आना है या डैम सेफ्टी स्टैंडर्ड को रेगुलेट करने के लिए या फिर जो डिस्प्यूट वगैरह है उसको रिजॉल्व करने के लिए। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है और सेकंड है यहाँ पे NDSA। इस एक्ट के तहत अगर हम लोग देखें तो डैम के जो ओनर है उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि एक इमरजेंसी एक्शन प्लान वो प्रिपेयर करें और कुछ रिस्क असेसमेंट जो स्टडीज़ है वो यहाँ पे हर एक डैम के लिए लेकर आए, वो भी स्पेसिफाइड जो रेगुलर इंटरवल है। तो ये चीज़ें कही गई है। अब समझते हैं कि डैम और डैम सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंस है। देखिए डैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जस्ट बिकॉज ओवरऑल जो वाटर सिक्योरिटी को लेकर और एनर्जी जो हमारे कंट्री को नीड है। इंडिया की रैंक अगर आप देखो 3rd है US और चाइना के बाद, जिसमें कि किसमें हमारा 3rd है, तो लार्ज नंबर ऑफ डैम, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डैम प्रेजेंट है और सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो US में है, उसके बाद चाइना में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो डाउन स्ट्रीम एरियाज़ है जिसमें आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्लड को लेकर, तो यहाँ पे डैम और डैम सेफ्टी इंडिया में जो है ना बहुत सारे इश्यूज से भी सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि फ्लड वाला एरिया है जहाँ पे आप देखो कि फ्लड आती है तो डैम एक मेजर रोल प्ले करता है। साथ ही मुल्ला पेरियार अगर डैम की बात करें तो ये हमारा केरल और तमिलनाडु के बीच में है, तो इसलिए इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे इदुकी रिजर्वायर है, यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व से, ये है मुल्ला पेरियार डैम है यहाँ पे, और यहाँ पे सुरुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि कहाँ लोकेशन है और ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, ये 126 ईयर्स ओल्ड डैम यहाँ पे ओन्ड ऑपरेटेड एंड मेंटेन किसके द्वारा किया जा रहा था, तो तमिलनाडु के द्वारा। तो आप लोग समझ रहे हो कि 126 ईयर्स ये पुराना ये डैम है। ये आपका जो है ये आप देख सकते हो कि जो पेरियार रिवर है उसी के लिए ये डैम बनाया गया, उसी के ऊपर बनाया गया और ये केरल में ही फ्लो करता है। और सबसे पहले ये ओरिजिनेट होता है तमिलनाडु से ये केरल में आता है। ये रिजर्वायर किस में है, तो एक पेरियार टाइगर रिजर्व से उसी के तहत ये रिजर्वायर भी बनाया गया। एक्चुअली डिस्प्यूट आप देख सकते हो कि 1886 में उस समय महाराजा ऑफ त्रावणकोर थे जिनके द्वारा 999 ईयर लीज एग्रीमेंट यहाँ पे ब्रिटिश के साथ साइन किया गया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो ऑपरेशनल राइट्स है इस डैम का वो यहाँ पे तमिलनाडु को दिया जाता है। तो वही चीज़ें जो ब्रिटिशर्स के द्वारा गलती की गई थी उसको अभी तक हम लोग भुगतान कर रहे हैं, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पंजाब हरियाणा डिस्प्यूट ओवर रिवर्स वाटर। तो आप देखो रिवर वाटर, अगर कोई एक रिवर है और वो 2 से ज़्यादा स्टेट से होकर गुजर रही है तो उसमें डिस्प्यूट हमेशा हमने देखा है। तो ये सतलज यमुना लिंक कैनल के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये हो गया, यहाँ पे आप देखो पंजाब है, ये चंडीगढ़ है। तो यहाँ पे आपका भाकर डैम है, नागल डैम है, गोविंद सागर ये आपका रिवर है। उसके बाद यमुना सतलज लिंक हेड बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे आप देखो कि 92 किलोमीटर कैनल ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यमुना सतलज लिंक कैनल है यहाँ पे। इसी को देखते हुए यहाँ पे हरियाणा विधानसभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो ये सतलज यमुना लिंक कैनल है इसको कंप्लीट करना है। सतलज यमुना लिंक कैनल के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये सतलज यमुना लिंक कैनल आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किन 2 स्टेट के बीच में, तो ये आपका पंजाब और हरियाणा। ये प्रपोज यहाँ पे है कि 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनल है जो कि सतलज और यमुना रिवर को कलेक्ट करती है और ये प्लान किया गया था 1966 में, ठीक है, जब हरियाणा को यहाँ पे पंजाब से बाहर निकाल के बनाया गया था। इसमें आप देखो हरियाणा जिसकी एनुअल यहाँ पे शेयर सरप्लस जो है वो रवि वेस्ट वाटर से मिल ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो अपनी जो स्ट्रेच है
ये सतलज ये जो आपका यमुना लिंक में कैनल में हरियाणा का, तो ये कंप्लीट किया गया था 1980 में। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो अपनी कंस्ट्रक्शंस को ये काफ़ी डिले करके रखे हैं। सतलज यमुना लिंक कैनल अगर बात करें तो इससे क्या होगा कि जो वाटर शॉर्टेज है सदर्न पार्ट में, हरियाणा के कुछ सदर्न पार्ट में आप देखो पानी की कमी हो जाती है जैसे ही गर्मी की मौसम आती है। और पंजाब का भी यहाँ पे कंसर्न है कि एक ऐसा स्टेट है जो कि ड्राई हो रहा है, ड्राई हो जाएगा 2029 तक। क्यों? क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर। अब ये पंजाब में ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रही है ग्राउंड वाटर में? क्योंकि पंजाब हरियाणा ऐसा 2 राज्य हैं हमारे पूरे देश में जिसमें कि राइस की कल्टीवेशन होती है और खेती आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती इन दोनों स्टेट में ही होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा खेती हो रही है और साथ ही साथ जहाँ पे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन हो रही है तो ऑब्वियसली कि वाटर की डिमांड जो है वहाँ पे बढ़ती जा रही है और ग्राउंड वाटर टेबल भी डाउन हो रहा है क्योंकि वाटर की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ऐसा माना जाता है कि 85% तक जो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है ये आपका राइस का, तो वो पंजाब और हरियाणा ही से होता है। तो अब देखते हैं कि क्या रिजोल्यूशन लाया जा रहा है जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसको ख़त्म किया जाए। देखिए हमारे संविधान में बाकायदा एक आर्टिकल है 262 जिसमें कि पार्लियामेंट को ये हक दिया गया है कि एक आप जो है फैसला लेकर आओ। जो भी डिस्प्यूट हो रहा है ना 2 से ज़्यादा कंट्री स्टेट के बीच में अगर वाटर को लेकर, तो ये पार्लियामेंट को कहा गया कि आप ये गुत्थी मिलकर सुलझा दो। साथ ही इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी है 1956 का, जिसके तहत एक ट्रिब्यूनल सेटअप करने का भी पावर है कि एक छोटी सी कोर्ट जिसको ट्रिब्यूनल कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए बनाया गया है। तो इस ट्रिब्यूनल में कहा गया है कि जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना, यानी कि उसके बिहाफ में यहाँ पे एडजुडिकेट करना, यानी कि फैसला सुना देना। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक बिल भी आया था 2019 में। देखते हैं ये बिल कब एक्ट बनता है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक्सटेंड टेन्योर ऑफ ग्रीन परमिट। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जो ग्रीन परमिट दिया जाता था उसका टेन्योर को एक्सटेंड किया गया। तो एक ये आप कह सकते हो विन विन सिचुएशन है ये। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है ये 13 ईयर वैलिडिटी है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट देखें और वो सब जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह। देखिए आज के डेट में क्या है कि प्रेजेंटली जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है माइनिंग लीज का वो रिव्यू में है। तो माइनिंग लीज जो है वो 50 ईयर्स के लिए ग्रांट किया गया है, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो दिया जाता है ना वो यहाँ पे 30 ईयर्स के लिए ही वैलिड होता है। तो ये एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक्सटेंशन नीड करने की क्या ज़रूरत थी? तो न्यूक्लियर पावर और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसमें हाई जेस्टेशन पीरियड है, क्योंकि जियोलॉजिकल आप देखो कि सरप्राइजेस है, कुछ एरिया जो है यहाँ से वहाँ है तो उसमें कुछ क्लियर नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा आपका जो है हाई हो जाता है। और अगर हम लोग देखें टाइम टेकन फॉर एड्रेसिंग लोकल कंसर्न, तो लोकल कंसर्न को जो यहाँ पे एड्रेस करने के लिए जो टाइम लिया जाता है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल इशू है जो कि यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से भी है। आप लोग देखो बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है, बट जो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं ना वो नहीं चाहते कि उस तरीके की प्रोजेक्ट बने। क्योंकि आप देखो डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो बहुत सारे लोकल जो कम्युनिटीज़ होते हैं वो इसका अपोज करते हैं, क्योंकि एक तो उनके लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है, दूसरा हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं है। बट अभी आप लोग देखते हो कि एक टसल चलता है डेवलपमेंट वर्सेस जो है वो कंजर्वेशन। तो देखते हैं कैसे आगे बढ़ेगा। बट इन्वायरमेंटल अगर क्लियरेंस की बात करें तो ये पहली बार मैंडेट किया गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। साथ ही अगर हम लोग देखें इन्वायरमेंटल ये जो आपका असेसमेंट होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हमारा 2006 में कानून बना था। ये कानून इसलिए बना क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो जैसे कि माइनिंग की हो, थर्मल पावर प्लांट की हो, रिवर वैली की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो, तो इस तरीके की जो यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट की जाती है तो इसमें सबसे पहले इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको असेसमेंट किया जाएगा। तो इसके लिए कानून बनाई गई थी, फाइन। और इसको देखते हुए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले लोकेशन देखा जाता है, वो लोकेशन को स्क्रीन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जाता है कि उस इन प्रोजेक्ट से कितना इम्पैक्ट होगा। साथ ही एनओसी के लिए अप्लाई किया जाता है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा जाता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, और उसके बाद फिर अप्रेजल कमेटी है उनके द्वारा रिव्यू की जाती है। और फिर यहाँ पे जो चेंजेस है अगर मान लीजिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल पोजीशन, यहाँ पे जो चेंजेस है वो सजेस्ट किया जाता है। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की जाती है, कुछ चीज़ें रिजेक्ट भी की जाती हैं, फाइन। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे देखते हैं जेनेवा बायोडाइवर्सिटी मीटिंग। तो यूनाइटेड नेशन जेनेवा बायोडाइवर्सिटी मीटिंग है जो कि अभी यहाँ पे हुआ है। तो इसमें क्या है कि मीटिंग हुई है ओपन इंडेड वर्किंग ग्रुप का, जो कि 2020 के बाद का। साथ ही ये जो मीटिंग है ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई है, जिससे कि पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसकी मीटिंग के लिए यहाँ पे रखा गया है, जो कि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में रखा गया था। साथ ही अगर देखिए तो इस मीटिंग से क्या निकल कर आया, इस मीटिंग से कहा गया है कि रिलीज़ है फर्स्ट नेगोशिएटेड टेक्स्ट जो कि गोल्स टारगेट को रिलेटेड है।
प्रोग्रेस देखा जाएगा और सोल्यूशन यहाँ पे जो लिया जाएगा वो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए जो भी यहाँ पे बेनिफिट से निकल कर आता है। साथ ही एग्रीमेंट यहाँ पे होगा जिससे कि जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसको एड्रेस करना है, जो भी फ्रेमवर्क है, कानून बनाया गया है उसको मॉनिटर करना है, मैरीन और जो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है और अदर इश्यूज़ है उसको भी यहाँ पे एड्रेस किया जाना है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे इससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कन्वेंशन के बारे में है कि CBD के बारे में समझिए कि ये क्या है। सबसे पहले क्या हम लोग इसके पार्टी है, तो यस हम लोग इसके मेंबर नेशन है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि बात करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए। साथ ही बायोडाइवर्सिटी को यूज़ जो किया जा रहा है वो आज के डेट में सस्टेनेबल नहीं है, तो सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का कन्वेंशन लाया गया है। यहाँ पे ओपन किया गया था इसको सिग्नेचर के लिए 1992 में, जो कि सबमिट हुआ था कब, तो रियो जेनेरियो में। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो टोटल 196 पार्टीज़ है। ठीक है, और COP जो 15 हुई थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, तो इनिशियली शेड्यूल किया गया था कि ये 2020 में हो, लेकिन ये डिले हो गया था क्योंकि 2020 में पेंडेमिक था। अब ये जो है आपका 2 सेगमेंट में होगा, एक तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी 2021 में हो चुका है चाइना के कनमिंग में, और सेकंड पार्ट जो है वो मई 2022 में हो चुका है जो फेस टू फेस मीटिंग था। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट आते हैं मदर नेचर अ लिविंग बीइंग विथ लीगल एंटिटी। चलिए अच्छी बात है। देखिए मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक नया स्टेप लिया गया, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि हाई कोर्ट जो है वो लीगल एंटिटी का स्टेटस जो है हर एक जगह मिलते जा रहा है। उत्तराखंड में भी आपने देखा था लीगल एंटिटी का स्टेटस दिया गया, तो नेचर को आज के डेट में लीगल एंटिटी का स्टेटस दे रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर ह्यूमन बींग है तो अगर हम लोग को चोट लग जाता है तो हम लोग जो है अपने केयर के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट उसी तरीके से आप इन्वायरमेंट में भी समझो कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियाँ हैं, तो वो भी हमारे, उनको भी अगर किसी तरीके का कष्ट होता है तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए भी यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है ना वो नेचुरल तरीके से हील होता है, बट नेचुरल तरीके से हील करने के लिए हम लोग एक्सप्लॉइट करते जाते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो है हमारे, अगर आप देखो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसकी वायलेशन होती है तो लोगों को अधिकार है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सेम यहाँ पे कहा गया है कि अब अगर आप लोग जो है पेड़ पौधे स्पीशीज़ को भी अगर यहाँ पे परेशान करते हो, उनकी फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करते हो तो आप लोग को, तो आपके अगेंस्ट में भी यहाँ पे कार्रवाई होगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे लीगल एंटिटी का बात किया जा रहा है। तो पेरेंट ऑफ द नेशन, ठीक है, ये कही गई है यहाँ पे पेरेंट्स पैरिटी को। यहाँ पे गार्जियनशिप है, ये अलाउ करता है गार्जियनशिप जो कि राइट ऑफ एंटिटीज़ देते हैं, अनेबल टू फाइट फॉर देयर ओन राइट्स, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी जीव जंतु, ऐसे लोग जो कि अपने राइट्स के लिए नहीं फाइट कर पाते, तो उनके लिए यहाँ पे 2017 में आप देखो उत्तराखंड के हाई कोर्ट के द्वारा गंगा और यमुना रिवर को यहाँ पे सेम लीगल स्टेटस दिया गया था कि वो यहाँ पे ह्यूमन बींग से कम नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो 2018 में उत्तराखंड के द्वारा इंटायर एनिमल किंगडम को, जिसमें कि एवियन और एक्वेटिक है, इनको भी लीगल एंटिटीज़ का दर्जा दिया गया। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आप देखो कि मदर नेचर है, हमारा जो नेचर है, इनको इस तरीके का यहाँ पे एक महत्व दिया गया है कि उनकी अपनी खुद की राइट्स है, ड्यूटीज़ है, लाइबिलिटीज़ है, जो कि एक लिविंग पर्सन अपने हिसाब से जो है एंजॉय करते हैं। तो ये जो कोर्ट है ये फर्दर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये बेसिक ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट है, और राइट टू लाइफ ये अपने आप में ही आ जाता है इन्वायरमेंट का भी। तो अगर इशू देखें तो इशू यही है कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, यानी कि डेफिनेशन में भी थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी है। कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से देखें तो लोको पेरेंटिस, यानी कि ह्यूमन फेस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग नेचर को रिप्रेजेंट कर सके, और फंडिंग और लीगैलिटी जो है उस चीज़ की इश्यूज़ को हम लोग देख सकें। साथ ही आप देखो अदर जो यहाँ पे राइट्स ग्रांट किया गया है ह्यूमन बींग को, उसके साथ ही क्लैश हो सकता है, जैसे राइट टू वाटर है, राइट टू लैंड है। सो ये बातें रही। नेक्स्ट आते हैं प्रकृति। तो प्रकृति क्या है कि यहाँ पे आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रकृति लॉन्च किया गया। एक मास्कोट है जिसमें कि अवेयरनेस लाने के लिए, मास्कोट आप लोग देखते हो ना कि कहीं पे भी आप जाते हो, गेम वगैरह जो भी आज के डेट में होता है, तो किसी का भी एक मुखौटा पहन लेना, तो वो चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है। प्रकृति यहाँ पे मास्कोट है। कुछ फॉलोइंग इनिशिएटिव है जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पे बेटर तरीके से हम लोग कर पाएंगे। तो देखिए नेशनल डैशबोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें कि अभी आपको पता है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल लाया गया है, जिसमें कि आप देखो कि वो सारे इंडस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी यहाँ पे प्लास्टिक बनाते हैं। तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करने वाले को ही ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने सामान को वापस से जो है ये जो मार्केट तक फैलाए हैं, तो यूज़ होने के बाद जो है मार्केट से वापस भी आप ले लो, जिससे कि एक वेस्ट का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो पाएगा।
साथ ही मोबाइल ऐप भी है यहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल का, जिससे कि जो सिटीजन्स है उनको एम्पावर करना, साथ ही यहाँ पे कितना सेल हुआ है, यूजेस कितनी हुई है, मैन्युफैक्चर कितना हुआ है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उन सबको यहाँ पे देखना। साथ ही मॉनिटर मॉड्यूल बिल करना और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना ग्राफीन का, जो कि यहाँ पे वेस्ट जो प्लास्टिक है उससे ग्राफीन का भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकता है, तो इस पर भी ध्यान देना है। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनाई गई है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा यहाँ पे डिजिटल डैशबोर्ड लाया गया है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी के लिए। और ध्यान रखना, ये जो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनाया जा रहा है इसका यहाँ पे चेयरमैन कौन होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। साथ ही यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनाई जा रही है, ये मैंडेट किया गया है कि एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए जितनी भी एसेट है। गंगा क्या है, गंगा एक सैक्रेड एसेट आप कह सकते हो, जो कि नमामि गंगा के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि गंगा को क्लीन करना है, मॉनिटर करनी है जितनी भी ड्रेन सीवरेज वगैरह है। साथ ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट करना है लोगों को गंगा रिजुविनेशन के साथ। हम लोग गंगा में आप देख सकते हो कि गंगा के अगल बगल बहुत सारी जो है सिटीज़ वगैरह हैं, तो जितने भी लोग गंगा के अगल बगल रहते हैं वो यहाँ पे गंगा रिजुविनेट पे काम नहीं करते हैं, बल्कि गंगा को डिग्रेड करने में ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक बात किया जा रहा है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि मुंबई और हैदराबाद के द्वारा जो है यहाँ पे ज्वाइन किया गया है और 2021 को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है इन दोनों राज्यों को। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम जो है एक्चुअली ये स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा, और एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्बोर डे फाउंडेशन। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड किया, असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिया गया जो कम्युनिटी डेडिकेशंस है अपने अर्बन फॉरेस्ट को रिवाइव करने में। साथ ही ये सिटी जो है ये आपका इस्टेब्लिश किया जाता है, इसमें 5 स्टैंडर्ड होते हैं। ये देखा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना इस्टेब्लिश है, रूल्स कितना सेट किया जा रहा है, नो व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना, और जो अचीवमेंट्स है उसको सेलिब्रेट करना। तो ये सारी चीज़ें कही गई है ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के तहत। नेक्स्ट आते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु के द्वारा भी एक इंटरनेशनल ऑलिव रिडले टर्टल प्रोटेक्शन और रिहैब सेंटर जो है वो चेन्नई में यहाँ पे सेटअप किया गया। सो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलिव रिडले टर्टल की बात करें तो ये सबसे छोटा और मोस्ट एबेंडेंट पाया जाता है। जितने भी सी टर्टल होते हैं ना, ये सबसे छोटे होते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर पे पाए जाते हैं। ये वार्म वाटर में पाए जाते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में। डाइट क्या है, तो कार्निवोर्स है, वेजिटेरियन होते हैं, जेलीफिश ये सब स्नेल्स वगैरह खाते हैं। थ्रेट क्या है, क्योंकि जो फिशिंग गियर वगैरह होता है, मछली पकड़ने का जो नेट होता है ना, उसमें गलत तरीके से ये सारे टर्टल्स जो है पकड़े जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इनके लिए थ्रेट है। IUCN स्टेटस आप देखो वल्नरेबल है, फाइन। इंडियन टेंट टर्टल की बात करते हैं तो इंडियन टेंट, तो क्लीन एनर्जी की मिशन की बात करें तो हाई लेवल ग्लोबल फोरम है जिसमें कि 29 कंट्रीज़ हैं, और मेनली यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की जाती है कि ऐसी प्रैक्टिसेस लेकर आना है जिससे कि पॉलिसीज़ प्रमोट हो, प्रोग्राम प्रमोट और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी यहाँ पे निकल कर आए, ठीक है। साथ ही वर्ल्ड की जो लीडिंग इकॉनमी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज़ है, ये सब एक साथ आए जिससे कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस जो है वो तेज़ी से हो सके। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जिनके द्वारा इंडिया का फर्स्ट जो 99.9% यहाँ पे प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो आसाम में लगाया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन कहने का मतलब है कि ऐसा हाइड्रोजन जो कि वाटर को हाइड्रोजन से स्प्लिट करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से स्प्लिट करके यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर पावर हो गया, तो इसको यूज़ कर कर अगर हम लोग यहाँ पे वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग करते हैं तब ये ग्रीन एनर्जी होता है। हाइड्रोजन गैस कहने का मतलब है कि इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, पावर जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का 2022 का है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहा गया है कि हमारी वर्ल्ड जो है वो रिस्क में है। यहाँ पे कहा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल यहाँ पे 17 है, तो उसको अचीव करने का टारगेट 2030 तक रखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ आकर इस पर काम करना ज़रूरी है। अब देखिए सोशल इम्पैक्ट क्या होता है डिजास्टर का, तो इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और जो माइग्रेशन है उसकी इंस्टेंस पर रही है, क्योंकि फ्लड, साइक्लोन ये सब आप देखो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन में बढ़ते जा रहा है। साथ ही कोविड-19 के कारण हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक डिजास्टर वाले फेज़ से हम लोग गुजरे। वायलेंस बहुत ज़्यादा है विमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट में, वो बढ़ता ही जा रहा है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे जो भी डैमेजेस होता है, देखिए जो नेचुरल हैज़ार्ड है, यानी कि जो भी आपदा आती है उसको हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन आपदा आने से जो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट होता है उसको हम लोग कम ज़रूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए। तो उसी के बारे में हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में बात करते हैं। अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, इसको स्टेजेस क्या है यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का, तो इसमें प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकवरी की बात की जाती है। इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है जिससे कि डिजास्टर इम्पैक्ट जो है वो कम हो सके।
तो सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु और पुदुचेरी का जो कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोजेक्ट है उसको मदद किया जा रहा है। इंडिया भी यहाँ पे जो सेंडाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, उसको हम लोग ने साइन किया है। फाइन। नेक्स्ट है चामोली डिजास्टर। तो चामोली डिजास्टर जो कि उत्तराखंड में 2021 का डिजास्टर है, ये देखा गया। तो यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। तो देखिए ये होता क्या है, ग्लेशियर है जो कि ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है इतने ज़्यादा टेम्परेचर है जिसके कारण ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद आप देखो जो अगल बगल का लेक है उसी में पानी भरते जा रहा है। पानी भरने के कारण जो है आप देखो कि एक फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो रही है। जितना स्पीड से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उतनी स्पीड से जो लेक में जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हम लोग कहेंगे कि ये जो है आउटबर्स्ट हो रहा है, लेक आउटबर्स्ट हो रही है। फाइन। तो सडन रिलीज ऑफ वाटर जो कि लेक से हो रहा है और जो कि ग्लेशियर मेल्ट के कारण लेक में पानी भर रहे हैं। फाइन। स्टडी पॉइंट्स दैट सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो स्लो हो चुका है 35% से। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है वो यहाँ पे आपका 35% से स्लो हो गया है। रीज़न जो है वो ये बताया जा रहा है कि माउंटेन्स और जो चेंजेस देखने को मिल रहा है उसके कारण है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपने ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि क्रस्ट को क्रिएट करता है। यानी कि आप देख सकते हो कि एक वोल्केनो आया यहाँ पे ओशन में, जिसके कारण आप देखो सी फ्लोर जो है दो तरीके से, यानी कि एक लेफ्ट में एक राइट में आपका मूव करने लगा। तो टेक्टोनिक प्लेट्स सेपरेट भी करता है। टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते होते, उससे भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फिर यहाँ पे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है। तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की बात करें तो एक्चुअली ये अर्थ की जो मैग्नेटोस्फीयर है उसमें डिस्टर्बेंस को कहते हैं, जो कि ऐसा एरिया है प्लैनेट के चारों ओर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये कंट्रोल होता है। अर्थ की अगर मैग्नेटोस्फीयर की बात करें तो ये हमारे जो भी सन से इमिट होते हैं लाइट, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। ये मैसिव एक्सचेंज के कारण ही देखने को मिलेगा, जो एनर्जी का बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता है सोलर विंड से। साथ ही अगर यहाँ पे बात करें जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का इम्पैक्ट, तो इससे क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो डिसरप्ट होती है और ग्लोबल पोजीशनिंग जो सिस्टम डिवाइस है वो भी यहाँ पे डिसरप्ट होता है। सैटेलाइट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डैमेज हो रहा है और जो एस्ट्रोनॉट्स, हाई एल्टीट्यूड पायलट्स वगैरह है उनको भी एक्सपोज मिलता है, उनको भी दिक्कत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बर्नार्डिनेली बर्स्टिन कॉमेट। ओ गॉड, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट इसको आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लो कि इसे क्या कहते हैं। एक्चुअली ये है क्या, C2014 UN 271। ओके, ये मास है जो कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि 500 ट्रिलियन टर्न्स का होगा। तो नासा के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है, नथिंग इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल प्लानट बेस्ड फूड वर्किंग ग्रुप है। तो ये एक न्यू ग्लोबल बॉडी है जो कि यहाँ पे प्लांट बेस्ड जो फूड सेक्टर उसको सपोर्ट करने के लिए लाया गया है। एक्चुअली इसका फॉर्मेशन किया गया है एसोसिएशन जो कि 7 रीजन कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें कि इंडिया भी इसका पार्ट है। प्लांट बेस्ड अगर फूड की बात करें तो एक्चुअली एक ऐसा फूड जो कि प्लांट के द्वारा ऑलरेडी बनाया जाता है, जिसमें कि कोई भी एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें आप देखो कि फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, पल्सेस है, लेग्यूम्स है, नट्स, मीट, सब्स्टिट्यूट, ये सब है ये इसमें। फाइन। सो गाइज़, यहाँ पे इन्वायरमेंट की छोटी छोटी जो टॉपिक है उसे हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग सोशल इश्यूज़ देखेंगे और साथ ही आपका मई मंथ का भी करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एक एक टॉपिक हम लोग जो है ऑल्टरनेट करके देखते जाएंगे तो सारी मैगजीन्स कंप्लीट होते जाएगी। ओके, सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ कल इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।